नमस्ते। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो है एक छोटा सा टॉपिक होता है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति का। इसके पहले के जो है लेक्चर में मैंने जो है भारतीय दर्शन से संबंधित उसमें 5 जो संभावित प्रश्न की जो श्रृंखला है उसमें तो मैंने उसमें कवर किया हुआ है भारतीय दर्शन से संबंधित। अब इसी क्रम में जो है भारतीय जो कला, साहित्य और संस्कृति, इससे संबंधित सीजीपीएससी के लिए संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। हालांकि जो है इससे प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, मगर फिर भी अगर मान लो 4 या 5 प्रश्न भी अगर पूछ दिए, और चूंकि प्रश्न बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो क्यों ना उनको भी ध्यान दिया जाए। और ऐसे भी जो है हम अगर मान लो जो है पूरे सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय साहित्य, भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति, इससे संबंधित जो है इसमें एक कह सकते हैं कि प्रश्नों के संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसको एक पूरे बिल्कुल एक सही तरीके से कि भारतीय जो कला संस्कृति है उनको एक समेकित तरीके से किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से मैं उसमें जो भारतीय जो कला और संस्कृति है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के, अब प्राचीन का मतलब ये हुआ कि वो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से जानते हैं कि प्राचीन काल में जो है वो जो पाषाण काल हुआ करता था, उस समय लोगों की संस्कृति किस प्रकार की हुआ करते थे, या उस समय के उनके जीवन में जो है संस्कृति के पहलू किस प्रकार से हुआ करते थे। और उसके बाद फिर जो है इसमें हड़प्पा कालीन संस्कृति है, हड़प्पा कालीन उसमें कला और कई प्रकार की संरचनाएं स्थापत्य है। इसके बाद फिर उसमें जो है वैदिक परंपरा में उनकी संस्कृति है। उसके बाद फिर जानते हैं वैदिक से लेकर फिर आगे जो है उसमें बौद्ध है, जैना है। उसके बाद फिर उसमें महाजनपद वाला पूरा फेज है, फिर मौर्य, फिर मौर्योत्तर वाला फेज, फिर गुप्त वाला फेज। और इस सब में फिर जो है इन सब में जो है जो संस्कृति के जो अलग अलग आयाम है, मतलब कला और संस्कृति के। अब कला और संस्कृति में तो बहुत सारी बातें सम्मिलित होती है, मगर सबसे मुख्य रूप से जो देखनी होती है उनमें, एक तो क्या होता है उनकी धर्म, यहाँ उनके पहलू होता है संस्कृति का। दूसरा साथ में इसमें क्या होता है उनका दर्शन वाला हिस्सा होता है। साथ में इसी में जो है उसमें कुछ किसी प्रकार से जो है शिल्प, यहाँ भी उसका हिस्सा होता है। साथ में इसमें जो है कोई अगर मुद्रा या फिर कोई लेख प्राप्त हुआ है, वहां भी उसका उल्लेख होता है, या उनके उपयोग की वस्तुएं यहाँ भी उसमें सम्मिलित होती है। इसके साथ साथ साहित्य, साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या कोई लिपि प्राप्त हुआ है, वहां भी उसी कला का हिस्सा होता है। उसके बाद फिर बहुत से बातें इसमें और भी जुड़ जाती है। तो ओवरऑल में ये कहा जाए कि पूरा जो है एक संस्कृति की जो पहलू होती है, एक पूरी संस्कृति की जो पहलू होती है, उस सभी बातों को साथ में लेकर के, अब चूंकि उसमें मैं भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस कर रहा हूं, मगर फिर भी जो है मैं हर एक पहलू को उसमें समेकित करने के प्रयास करूंगा कि सीजीपीएससी में अगर मान लो वहां से 4 से 5 प्रश्न भी अगर पूछते हैं तो हम उन चीजों को कवर कर जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो आज से जो है जो नई जो लेक्चर सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं मैं, कि भारतीय कला, साहित्य एवं संस्कृति, संभावित प्रश्न। अब इसमें जो है मैं पहले तो जो है इसमें पहले पैटर्न बता दूं मैं, क्योंकि इसके पहले जब भारत के संविधान का मैंने इसमें जब लेक्चर सीरीज शुरुआत किया उसमें उसमें करीब करीब 17, 18, 19 करीब लेक्चर मैंने किया हूं अभी तक भारत के संविधान में संभावित प्रश्न की श्रृंखला के रूप में। तो वैसे सेम इसको भी हमें लेकर चलना है। और इसमें मैं प्रयास करूंगा पहले थोड़ा सा छोटे क्वेश्चन कवर करूं मैं। छोटे क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल टिपिकली जो है वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन एक्चुअल जो बिल्कुल हल्के फुल्के कह सकते हैं, मगर चूंकि थोड़ा सा जानना है, प्रश्न इस तरह से भी आते हैं। और साथ में उसके बाद थोड़ा सा उनको जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये ठीक है 4 ही विकल्प वाले होंगे, मगर उसमें स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद फिर उसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे। तो चूंकि आजकल जो है एग्जाम में जो है तीनों पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंगल लाइनर वाला क्वेश्चन पूछ देता है, उसके बाद फिर सिंगल लाइन वाले तो उसमें अगर स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा होता है तो वहां से भी आंसर निकालना मुश्किल हो जाती है। और उसके बाद फिर उसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, कथन कारण वाले प्रश्न भी आजकल सीजीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके मैं इसमें सबसे पहले, क्योंकि आज पहला लेक्चर है और कला संस्कृति में जो है ऐसे अगर रुचि है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हो सकता है कि समझ में ना भी आए, मगर चूंकि एग्जाम निकालना है और इसीलिए इस बात को समझना है हमें। तो इसमें आज जो मैंने प्रश्न लिया हुआ है, ऐसे प्रश्न मैंने बहुत सारे तैयार कर रखा है इसमें, मगर फिर भी
उसमें जितने मैक्सिमम प्रश्न में कवर कर सको, थोड़ा सा इसमें जो है समझाते भी जाना है मुझे, और उससे जुड़ी हुई चीजों को बताते भी चले जाना है। केवल बस टिक मार के बस मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इसमें। तो मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि भारतीय संस्कृति को हमें किस तरह से देखनी है। और ऐसे भी अब जानते हैं कि भारत सरकार हो, चाहे भारत में चाहे राज्य की सरकार हो, वो संस्कृति को, संरक्षण को बहुत विशेष महत्व दे रहे हैं। और अभी साथ में यहाँ भी जानते हैं कि यूनेस्को के द्वारा हाल ही में, यूनेस्को की जो है, जब दिल्ली के लाल किला में जो है उनकी 20वीं इंटर कमिटल जो जो कमेटी है, उनकी 20वीं सत्र हुआ, और भारत में पहली बार हुआ था। और उसमें जो है विश्व विरासत की जो अमूर्त की सूची है, विश्व मानवता के लिए विश्व विरासत की जो अमूर्त सूची है, उसमें जो है दीपावली को 16वीं स्थल के रूप में, मतलब 16वीं जो है उस लिस्ट में 16वें नंबर पर सम्मिलित किया गया है भारत में। तो भारत में ऑलरेडी हमारे पास कितने इस तरह जो इनटेंजिबल और टेंजिबल दोनों, मतलब दृश्य और अदृश्य रूपों में जो है, जो कला के जो है, उनकी संस्कृति के हमारे पहलू में जो 15 सम्मिलित किए थे, उनमें 16वें नंबर में इसमें सम्मिलित किया भी दीपावली को। तो दीपावली से संबंधित, जो कि भारतीय संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण पहलू है दीपावली, तो कितने नंबर की वहां, 16वें नंबर के रूप में। तो विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत की जो सूची है, उसमें दीपावली को 16वें नंबर में, भारत के लिए 16वें नंबर हुआ हमारा उसके परिप्रेक्ष्य में। तो उसको सम्मिलित करना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मगर फिर भी इसके पहले हमने कितने ऐसे 15 और चीजों को सम्मिलित की है, तो वहां भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने उसमें प्राचीन भारत से लेकर के उसमें आधुनिक तक में, हालांकि आधुनिक में तो बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक नहीं, मगर फिर भी उनको भी समझेंगे। तो प्राचीन से लेकर के जो है आधुनिक तक के इस पूरे क्रम में है। अब चूंकि इसमें मुझे कई लेक्चर करने पड़ेंगे, कई लेक्चर का मतलब इसमें मैं प्रयास करूंगा कि 5-6 लेक्चर में चीजों को कवर कर दूं, और उन चीजों को हम समझ सके कि एक्चुअल में संस्कृति की मतलब किस तरह से है भारतीय संस्कृति में, और प्रश्न कहाँ कहाँ से बनाए जाते हैं। इसमें साथ में साहित्य के प्रश्न को भी स्थापित करूंगा मैं। साहित्य के मतलब में साहित्य के प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे साहित्यकार, उनके कृति प्राचीन वाले बहुत बड़ी मात्रा में, उसमें मिडाइवल वाली बड़ी मात्रा में, तो उनको भी साथ में कवर करूंगा। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति, ये तीनों पक्षों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि दर्शन मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो एक पक्ष तो वो चला गया। उसके बाद बचता क्या है, भारतीय कला, स्थापत्य और साहित्य और संस्कृति। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है मैंने इसमें अभी आज तो छोटे छोटे प्रश्न रखे हुए हैं। तो अगला जब हम क्वेश्चन इस पर जब करेंगे तो वो तो बड़ा प्रश्न आएगा ये। और इसमें जो है छोटे छोटे प्रश्न है ये। अब इसमें जो है, जैसे कि इसमें जो प्रश्न मैंने बना रखा है, ये बहुत छोटे प्रश्न है ये। मगर जैसे बताया मैंने जो है कि भारतीय जो है संस्कृति की शुरुआत, कला और संस्कृति की शुरुआत कहाँ से, उस पाषाण काल से। पाषाण काल का मतलब कब, मानव विकास की प्रक्रिया में जब वो पत्थर का प्रयोग करते थे, उसी के हम काल को क्या बोलते हैं, पाषाण काल कह देते हैं। आदि मानव भी कह देते हैं उस समय के जो मानव है उनको। वो तो वो एक्चुअली में अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं में किस किस तरह से उनकी जीवन शैलियां हुआ करते थे, तो उसके बुनियादी उपयोग की वस्तुएं क्या हुआ करते थे, तो उससे संबंधित मुख्यतः मैं इतिहास की बात नहीं कह रहा हूं उसमें, मैं उसमें जो सांस्कृतिक पहलू है हमें उनको देखना है। और उसमें से क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, पीएससी में अब तक किस तरह प्रश्न बने हैं और क्या प्रश्न बनने की संभावना है, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये मैंने बड़ी छोटे छोटे प्रश्न रखे हैं अभी। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न है एक्चुअल में ये। मगर इस चूंकि शुरुआती दौर पे है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। इसके बाद जब आगे हम कवर करेंगे तो उसमें प्रश्न की जो उसमें क्वेश्चन जो उसका कह सकते हैं कि थोड़ा सा मात्रा क्या है बढ़ भी जाएगा, और थोड़ा सा और अच्छा इस तरह में भी कर सकते हैं। मगर ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएससी और यूपीएससी भी आज तक टिपिकली इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न ये है कि पूरा पाषाण काल से संबंधित निम्नलिखित में से किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखो, उपकरण का मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, ये तकनीक है। क्या उनका तकनीक, तो संस्कृति में जो है तकनीक मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि परिवर्तन को यही आधार देता है ना। क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन को भी आधार देने वाले कौन है, यही तकनीक। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ जो है कि पूरा पाषाण काल में उस समय उनके जो उपकरण बने होते थे, वो किस तरह के उपकरण हुआ करते थे, ये उसकी बात पूछ रहा है। देखो, अब पूरा पाषाण काल का मतलब ये है कि पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण मतलब सबसे पुराना वाला, जिसमें मानव जो है बिल्कुल गुफाओं में रहते हैं, अपनी सुरक्षा कर पाना बहुत मुश्किल है, तापमान भी बहुत कम है, ठंडी है उस समय ये। तो उस समय की जीवन शैली, वो तो जीवन को बचाए रखना अपने आप में बहुत
चुनौतीपूर्ण है। तो स्वाभाविक उनको भोजन की तलाश भी करना है, कुछ उत्पादन करना जानता नहीं है, खाना बदोश है और कंदमूल फल खाता है, शिकार करता है। तो शिकार किससे करेगा? पत्थरों से करेगा ना। पत्थर को तराशना भी नहीं जानता है, ज्यादा सोच नहीं पाता है एक्चुअल में। ये मैं उसी की बात कर रहा, तो उस समय कोई है, तांबे का तो कोई खोज ही नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत बात। तो तांबे का तो उपकरण कब, तांबे किस काल में आएगा? वो बहुत बाद में आएगा। तब तांबे और पत्थर का प्रयोग करना शुरू करेगा, तब उसको बोलेंगे ताम्र प्रसारणिक संस्कृति कहेंगे। बनास है, आहार है, गिलूद है, जोरवे है, आ, कायथा है, एरन है, वो सब क्या है? वो ताम्र प्रसारणिक लोग हैं, तांबे का प्रयोग करते थे, तांबे और पत्थर का उपयोग करते थे। उनके उपकरण जो है ये। दूसरा, पालिशदार प्रस्तर उपकरण। भाई पालिशदार, पालिश करना कब सीखेगा? जब कुछ सोचना शुरू करेगा ना। मगर अभी तो सिर्फ यही सोच पा रहे हैं कि भाई कैसे हम अपना भोजन की व्यवस्था करें। अब उनको बाद में घिसेंगे तो बाद में ना, उनको तो समझ में नहीं आया है। इसलिए शुरुआती दौर पत्थर जैसे मिला, बेडोल टाइप के, तो पालिशदार में नहीं। ये तो पालिशदार बेसिकली क्या है? ये नवपाषाण का विशेषता है। ये नवपाषाण की विशेषता है। और ये किसका है? ये ताम्रपाषाण की विशेषता है। ये ताम्रपाषाण की विशेषता है। मैक्रोलिथिक मतलब उनके उपकरण छोटे हो गए हैं। पहले जो है बड़े बड़े, शुरुआती दौर में बहुत बड़े बड़े, मतलब पत्थर जैसा मिला, उसी को सुअर को मारने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक प्रकार से क्या है, वो औजार हुआ उनके लिए। तो क्या है? बेडौल प्रकार का, कोण प्रकार का जो कहते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है? मैक्रोलिथिक, ये जो एक्चुअल में ये मध्य पाषाण काल का हुआ करता था। उस समय जो है छोटे छोटे उपकरण बनने शुरू हो गए, जैसे कि तीर धनुष। तो तीर धनुष का मतलब क्या है भाई? एक छोटा सा पतला सा डंडा ले लिए, उसको उसके उसके बिल्कुल नुकीले सबसे लास्ट हिस्से में एक सिरे में क्या लगा दिए? पत्थर को नुकीला बनाकर लगा दिए, छोटा सा। ये तो क्या बन गया उनका? वो तीर कमान बन गया। एक प्रकार से क्या हो गया? रॉकेट जैसा हो गया। तो ऐसे तो ये मध्यकाल का है। मगर करोड़ उपकरण का है, तो करोड़, करोड़ का मतलब ये कि जैसे तैसे भी, जैसे भी उनको मिला पत्थर, उसको वहां उपकरण बना दिया, इस प्रकार से। तो वो इस प्रकार से हुआ था। पूरा पाषाण काल में जो है करोड़ उपकरण का प्रयोग किया जाता था मानव के द्वारा। तो उत्तर क्या होगा हमारा? डी। देखो मेरा सेंस ये है कि मैं चीजों को यहाँ पर जो भी चीज आ रहा है, मैं उसके सभी डायमेंशन को बताने का प्रयास करूंगा। एक एक प्रश्न में जो है उसमें जितने और इंफॉर्मेशन संबंधित हो सकते हैं, मैं उनको साथ में कवर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि सिर्फ मैं एक ही आंसर बता दूंगा तो उसका कोई खास मतलब नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा हमें समझते चले जाना है और मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उत्तर क्या हुआ हमारा? डी। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वहां भीमबेटका से संबंधित है। ये देखो, भीमबेटका जो है भारतीय इतिहास में और भारत के लिए भी और विश्व स्तर में भी अगर देखें, तो भीमबेटका जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। भीमबेटका तो ऐसे जानते हैं कि सर मध्य प्रदेश में जो है, भोपाल के थोड़ा दूर इस तरफ नर्मदा नदी की घाटी में जो है, वहाँ एक गुफा है बेसिकली वहां पर। और भीमबेटका एक प्रकार से मानव को कह सकते हैं, भारत में जो है मानव के जो है एक प्राचीनतम गुफाओं में से एक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भीमबेटका में जो है उसमें कई प्रकार की रंगीन चित्रकारी की गई है। वो बहुत पुराने मानव के बहुत पुराना निवास वहां पर। तापमान भी उस समय बहुत कम हुआ करता था। प्लेस्टोसीन एज था, उस समय तापमान बहुत कम हुआ, तो उस गुफा में लोग रहते थे ये। और वहां पर गुफा में जब भी उनको थोड़ा सा समय मिला, खाने पीने की व्यवस्था हुआ, तो उसने क्या, उसमें चित्रकारी कर दिया है। पेंट कुछ उसमें क्या है, चित्र बनाए हैं। तो आड़े तिड़े लकीर करके कुछ में बाद में उसमें रंगीन चित्र बनाया गया। तो ये बहुत अपने आप में यूनिक रहा। मतलब कह सकते हैं कि पाषाण काल में जो है ये भीमबेटका, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। क्योंकि यहाँ जो है गुफाएं हैं, उन गुफा में जो है बहुत से चित्र मिले हुए हैं। सुअर का चित्र मिला हुआ है उसमें, ठीक है, गैंडे का भी चित्र मिला हुआ है। कभी वहां जो है इस तरह से, तो उसमें कई प्रकार से, जैसे हम छत्तीसगढ़ में कहते हैं सिंगनपुर, वो क्या है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका मतलब कौन? सिंघनपुर जो रायगढ़ में है। तो वैसे ही जो है पूरे भारत में जो है और विश्व के लिए भी प्रसिद्ध है। वो कौन सा है? भीमबेटका। पर किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भाई वहां पर खनिज वनिज की बात नहीं हो रही है, वहां पर बौद्ध प्रतिमाओं की बात नहीं हो रही है। वहां पर सोन नदी की ये उद्गम है एक्चुअल में, उद्गम, इसकी इसकी बात नहीं हो रही। ये सब ये कोई बातें नहीं है। उत्तर क्या आएगा हमारा? ए। उत्तर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? ये जो है वृहत पाषाण स्मारक। देखो, वृहत पाषाण स्मारक का मतलब ये है, मैं अब उस फेस की बात कर रहा हूं जिनको हम कहते हैं महापाषाण काल। महापाषाण काल, महापाषाण काल मतलब क्या बोलते हैं इनको? मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। देखो, सबसे पहले जो है इसमें स्टोन एज आ गया, मतलब उसमें पाषाण काल।
कहते हैं, तो पाषाणिक संस्कृति आया उसमें। उसके बाद फिर पत्थर और तांबे का प्रयोग करके जो है लोगों ने अपना काम चलाया, तो उससे बोलते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। उसके बाद फिर जो है कुछ ऐसे जो है लोग हुए जो जब मानव को दफन हो जाता था, सगे संबंधी दफन हो जाता था, तो उनको उनकी मृत्यु होता था, तो मृत्यु होने के बाद उसके शरीर को दफन ना करके या कुछ में दफन करके भी उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर का ऐसा बिस्तर रख देते थे, बड़े बड़े पत्थर को रख देते थे, उसको ढक देते थे, और ऊपर में एक बहुत बड़ा पत्थर और रख देते थे। इसे बोलते थे, वो एक्चुअली में वो एक प्रकार से कह सकते हैं वो समाधान की एक प्रक्रिया था। समाधान का मतलब शवों को किस प्रकार से रखना है, शरीर को किस प्रकार से रखना है, उसके लिए व्यवस्था था। जैसे वर्तमान में हम क्या करते हैं, कोई मंदिर वंदिर बना देते हैं, कुछ और समाधि जैसा कुछ बना दिए, चबूतरा जैसा बना दिए, तो ये भी तरीका हुआ। तो उस समय जो है, बहुत प्राचीन की बात कर रहा हूँ, पुराने की बात कर रहा हूँ, तो उस प्रकार से ऐसे जो है शवों को दफन करने के बाद में उस पर बड़े बड़े पत्थर रखने की एक पूरे संस्कृति, उनकी वही पहचान बना। इसके बेसिस पर कहते हैं उनको मेगालिथिक या महापाषाणिक संस्कृति। अब छत्तीसगढ़ में जैसे कि इसमें इधर बालोद में जाएंगे तो इसे कई, उसमें 500 से अधिक महापाषाणिक मिले हैं। करीभद्र है, करकभाट है, उधर मल्हार में मिला हुआ है, इधर उधर जो कुंडंगांव जाएंगे तो उसमें गढ़घनौरा मिला हुआ है, बस्तर में भी ऐसे कई स्थल है। तो क्या है, महापाषाणिक स्थल है ये दक्षिण में तो बहुत बड़ी मात्रा में, मगर हाँ पूरे भारत में मिला हुआ है, थोड़ा सा मैदानी हिस्से बस को छोड़ करके ये, तो उसी की बात कर रहा है। तो भाई वो वृहद पाषाण स्मारक, जिनको जिनको कभी कभी जो है उनको डॉलमेन कह देते हैं, डॉलमेन कह देते हैं, कभी कभी उनको जो है और भी कई प्रकार से पुकारते हैं। तो उसमें क्या है, वृहद पाषाण स्मारक, कि बड़ा बड़ा इस पत्थर को एक साथ ऐसे जमघट करके रख दिए, और उसके ऊपर में मतलब उसके ऊपर एक बड़ा सा और पत्थर रख दिए ऐसा, इस तरह से ये, और उसके सबसे अंदर क्या है, मानव का मृत शरीर, इस तरह से। तो उसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं भाई, ये मृतकों को दफनाने का स्थान के रूप में हुआ करता था। ये कोई मंदिर नहीं था, वो कुछ सन्यासी गुफा नहीं था। बृहत पाषाण स्मारक का मतलब किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं, उसमें मेगालिथिक महापाषाण काल की बात कर रहा हूं। देखो, पहले पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद इसी क्रम में हड़प्पा भी आता है, हड़प्पा वाला काल भी आता है, फिर साथ में उसके बाद में कौन आता है, महापाषाण काल। तो एक प्रकार से महापाषाण काल का मतलब ये हुआ, लगभग हम जो है इसमें महापाषाण काल का मतलब लगभग समझो उसमें 1300 बीसी के आसपास, समझो हम इसमें 400-500 बीसी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं ये, इस तरह से। तो उत्तर क्या होगा हमारा, सी। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता से है। और सिंधु घाटी मतलब क्या है, हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं। अब हड़प्पा संस्कृति से यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रश्न रखे हुए हैं, और उसमें अलग अलग स्तर के भी है। देखो, हड़प्पा संस्कृति का मतलब कालखंड में, अगर भारतीय संस्कृति अगर कालखंड में अगर देखेंगे, तो सबसे पहली वाली संस्कृति मतलब कौन सा हुआ इसमें, पाषाणिक संस्कृति। पाषाणिक संस्कृति, स्टोन कल्चर कह सकते हैं, पत्थर के प्रयोग कर रहे हैं, उस फेज की बात कर रहा हूं। उसके बाद इसी क्रम में क्या हुआ है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति मतलब क्या है, तांबे और पत्थर का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं ये। इसके बाद इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे, तब तांबे और 3 नई धातु खोज किया गया, और उससे मिला करके जो है कांसा बनाया गया, और कांसे के बेसिस पर एक नई संस्कृति का विकास हुआ, जिनकी सबसे पहली जानकारी उस स्थल की हड़प्पा के हुई, और इसीलिए उसको नाम दिया गया हड़प्पा संस्कृति। क्योंकि इनका विकास सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके इर्द गिर्द हुआ, इसीलिए उनको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति। क्योंकि हड़प्पा पहले स्थल है, इसीलिए उनको कहते हैं हड़प्पा संस्कृति। तो एक प्रकार से इसके बाद में जो कालखंड आया, उसमें कौन सी संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। तो इस बात को अच्छे से समझना है कि ये एक्चुअल में क्या है, भारत का ये सांस्कृतिक अनुक्रम है, कि पहले पाषाणिक, फिर ताम्र पाषाणिक, फिर हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति या ताम्र पाषाणिक, जब सब ये सब समानांतर चलता रहा है, ताम्र पाषाणिक भी चल रहा है, हड़प्पा भी चल रहा है, और पाषाणिक में क्या है इस तरफ, पूरा पाषाण, पूरा प्लस मध्य और नव। तो ये नव पाषाणिक संस्कृति क्या है, ये खेती बाड़ी करने वाला, ये कृषि करता है, ये कृषि करता है। मध्य पाषाण वाला क्या है, ये केवल पशुपालन करता है, और यहाँ तो केवल ये शिकार वाला है, इस प्रकार से। तो ये एक्चुअल जो है मानव के जो है जीवन में बहुत बहुत धीमी गति से ये परिवर्तन हुआ है। तो ये एक क्रम है बेसिकली। अब हड़प्पा के बाद जब आगे बढ़ेंगे हम, तब उसमें जुड़ेगा वैदिक संस्कृति।
तब उसमें जुड़ेगा वैदिक संस्कृति। तो ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मानव के विकास क्रम का ये बिल्कुल एक पहलू इस प्रकार से आगे बढ़ी है, और इसी प्रक्रिया में जो है हम अलग अलग चीजें अपनी संस्कृति का जोड़ते चले गए हैं। तो अभी भी हमारे पास में, चूंकि शिकार तो हम आज भी करते हैं ना, भले ठीक है पहले जैसे शिकार नहीं करते हैं, मगर लोग आज भी तो नदी में जाकर मछली मारते ही है, तो वो भी तो एक शिकार करना ही हुआ ना। तो आज भी वहां जो है उस पाषाण काल से आज भी जो है शिकार करना जो है अपनी छोड़ी नहीं है, ये मूल प्रवृत्ति हमने नहीं छोड़ी है। आज भी जो है जंगलों में जाकर कुछ खाना पीने की व्यवस्था ढूंढते ही रहते हैं, खाद्य संग्रहण करते ही है, आज भी ऐसे ही करते हैं, वो भी हम नहीं छोड़े। मतलब देखो लाखों वर्ष पहले जो चीज सीखे हैं आज ही बना हुआ, तो यही तो हमारी विरासत है ना, यही हमारी विरासत है। अब वैदिक संस्कृति तो फिर आगे आगे बढ़ गई ना, तो यहां से अगर देखा जाए तो पाषाणिक संस्कृति के भी कुछ पहलू हमारे जीवन में है। प्रश्न इसीलिए पूछते हैं भाई इन चीजों को जानो, अपनी विरासत को जानना है। भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं विरासत पर गर्व करो। भाई छत्तीसगढ़ी संस्कृति, तो उस पर हमें गर्व करने तो महसूस होने ही चाहिए ना। सिंगनपुर हमारे पास में है, बुतलदा है, रामगढ़ है, मल्हार है, चितवा डोंगरी है, ये समय की पुराने जगह है, हमारे पूर्वज वहां पर लाखों वर्ष पहले रहते थे, उनकी बात कह रहा हूं मैं। वैदिक संस्कृति, तो अब यहाँ पर प्रश्न किसके उधर गया, तो अब सिंधु घाटी सभ्यता में। अब कह रहे कि इसमें, अब देखो वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति, देखो हड़प्पा के बारे में ऐसे कहते हैं कि ये लगभग जो है मान के चलिए ये 2300 बीसी के आसपास से है, 1750 बीसी के आसपास तक कालखंड मानते हैं। और ये वैदिक संस्कृति को आइडियली मानते चलिए 1500 बीसी से लेकर के जो है ये 600 बीसी तक, 600 बीसी तक ये कालखंड है। ऐसे मुझे आइडिया है कि आप लोग बीसी और जो बीसी और जो एडी होता है या उसको समझ रहे होंगे, ईसा पूर्व और ईसा ईसवी समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब इसमें वैदिक बाद का है और हड़प्पा पहले का है, वैदिक बाद का है और हड़प्पा पहले का है। तो ऐसा करने का बेसिक रीजन इसी के बारे में पूछ रहा है। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्या कारण है इसकी पूछ रहा है कि ऐसा क्यों कि हमने हड़प्पा को पहले रखा है और वैदिक को बाद में रखा है, क्यों? क्योंकि वैदिक वाला तो क्या था, ये तो ग्रामीण बस्ती थे ना, और ये हड़प्पा वाले क्या है, ये शहर वाले थे, इसमें बड़े बड़े नगर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, देसलपुर, उत्तरगंजोर, कई ऐसे बड़े से नगर थे। तो फिर नगर जब बन गए तो फिर वहां फिर ग्रामीण कैसे, अचानक से नगर कैसे गायब हो जाएगा? फिर भी उनको पहले रखे, वही इसलिए पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, चार विकल्प दे रखे है। लिपि, ठीक है हड़प्पा की लिपि जानते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर देखेंगे वैदिक वैदिक संस्कृति में, तो वैदिक लोग तो बहुत लंबे समय तक तो लिखना जानते ही नहीं थे। मौखिक रूप से जो है ऋग्वेद का संकलन किया और उसको फिर रटन प्रणाली रटते चले गए, एक पीढ़ी रटा, वो अपने बच्चों को रटाया, वो और अपने फिर दूसरे बच्चों को रटाया, ऐसे करके पूरी रटन पद्धति है। मौखिक रूप से जो है उनको कई सौ सालों तक ऋग्वेद को ऐसे ही आगे बढ़ाया गया। बहुत बाद में उनका रचना किया गया, उनका लेखन बहुत बाद में हुआ है। तब जब बहुत लिपि का विकास हुआ, लिपि का विकास तो बहुत बाद में हुआ ना। जो कहते हैं कि ऋग्वेद जो है किसमें, भाषा उनकी वैदिक संस्कृत संस्कृत भाषा, और लिपि क्या उनकी ब्राह्मीला, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। मगर ये हड़प्पा की लिपि तो उतनी बिल्कुल ना, हड़प्पा की लिपि है, हड़प्पा की लिपि बोलते हैं हड़प्पाई लिपि, और वैदिक की लिपि क्या बोलते हैं, ब्राह्मी लिपि। मगर चूंकि ब्राह्मी लिपि में तो ठीक पढ़ पाए हैं हम, उसमें जेम्स प्रिसप ने पढ़ लिया उनको 1837 में, मगर ये हड़प्पा की जो लिपि है उसको आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो उससे तो कोई जानकारी मिला ही नहीं समझो हम, ठीक है। नगर नियोजन ठीक है भाई, नगर नियोजन के बाद कोई ग्रामीण बस्ती थोड़ी आएगा, पहले ग्रामीण बस्ती ही आगे चल करके नगर नियोजन बनता है ना। मगर ये भी कोई कारण नहीं है इनको पहले रखने का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तांबा, भाई उस समय देखे तो ऐसे देखे तो ठीक है, ये जो कह रहा हूं मैं कि हड़प्पा वाले लोग तो तांबे का प्रयोग करते ही थे, तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाया उसने, कांसे बनाया ना, तो कांस्य युगीन संस्कृति है। और वैदिक लोग, वैदिक ठीक है भले शुरुआती दौर पर उसने जो है लोहे का प्रयोग नहीं किया, मगर वैदिक लोग तो आगे चल करके लोहे का प्रयोग किया ना, वो लौह युगीन संस्कृति है। प्रश्न अगर ऐसे भी पूछते हैं तो भी दिमाग में रखना है, पाषाण संस्कृति, पाषाण वाला हुआ, फिर ताम्र पाषाण वाला हुआ, ताम्र पाषाण, फिर उसके बाद में ताम्र पाषाण के बाद में क्या हुआ, लौह नहीं, ताम्र पाषाण के बाद फिर क्या हुआ, कांस्य युगीन आया, कांस्य, कांस्य का प्रयोग करना शुरू, कांस्य युगीन कहते हैं, कांस्य युगीन संस्कृति। फिर क्या हुआ,
लौह युगीन संस्कृति, लौह युगीन। तो इस प्रकार से ये वैदिक लौह युग वाला है, वैदिक मतलब थोड़ा उत्तर वैदिक में बाद में। और कहाँ से मतलब कौन सा, हड़प्पा वाला। और ताम्र प्रसारिक मतलब कौन सा, आहार, गिनूद, बनास, जोरवे, ये सब इनमें से ये। तो ये एक्चुअली पाषाणिक संस्कृति हुआ, ऐसे इस प्रकार से पाषाणिक संस्कृति इस तरह से, इस तरह पहला ये, दूसरा ये, और उसके बाद तीसरा जो है कांस्य, और चौथा लौह। तो ये तीनों नहीं है, हाँ उसके मिदभांड है, तो दोनों में से डिफरेंस करते हैं। वैदिक संस्कृति के मिदभांड, मिदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जैसे कि वर्तमान में मटका सामान्य भाषा में कह देते हैं, कहीं पर हंडी कह देते हैं, जो भी उस प्रकार से। तो जो मिट्टी के बर्तन होते थे, तो हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन जैसे बनाए जाते थे, ठीक है, उसमें लाल मिट्टी के लाल मिदभांड का, लाल मिदभांड मिले हुए हैं उसमें, उसमें काली मिदभांड मिले हुए हैं, मगर हाँ उसमें चित्रकारी किया गया है, उसमें चित्रकारी किया गया है, उसमें हरे रंग की चित्रकारी कर दिया गया है, कुछ पीपल के पत्ते बना दिया गया है। तो इसमें और भी कई प्रकार की चित्रकारी किया गया है। मगर हाँ इसके बाद जो कर देखे, तो जो वैदिक के लोगों की, वैदिक लोगों की जो मिदभांड है वो बिल्कुल अलग है, वो डेवलपमेंट को दिखाता है ये, उनकी मिदभांड बिल्कुल अलग है ये। तो इस प्रकार से मिदभांड एक बेसिक कारण है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो हड़प्पा है उनको वैदिक से पहले रखा है। आर्य मतलब कौन, वैदिक, वैदिक आर्य जिनको कहते हैं, उनकी बात कह रहा हूं मैं, इस तरह से ये। तो उत्तर क्या होगा हमारा, डी, विद्वान। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण, देखो मृन पट्टिका मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से इसे बोलते हैं मोहरे, मुहर, या फिर मोहरे कह सकते हैं। मोहरे का मतलब ये है, एक प्रकार से समझो कि उस समय हड़प्पा काल में जो है, ऐसे जो है गोल टाइप का इस तरह से, ये बेसिकली जो है मीन पट्टी का मतलब क्या है, मिट्टी, बहुत ठोस मिट्टी कह सकते हैं ये, और जिनको सेलखड़ी भी सामान्य भाषा में कह सकते हैं आप, मिट्टी का भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो इस तरह के कुछ क्या है, इस तरह से थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े करके बनाए जाते थे ये। और इसमें फिर कुछ यहाँ पर लिख दिया गया, कुछ आरा तेरा लकीर लिख दिया गया, उसकी जो भी लिपि रहा, और उसमें कुछ में लिपि बना दिया। तो कहीं पर उसमें एक पालथी मारकर बैठा हुआ ऐसा योगी को बैठ बैठ के बना दिया, दो सिंह वाले ऐसे ही है, यहाँ पर कुछ पशु वस्तु को रख करके ये। और कहीं पर इसमें हाथी बना दिया, तो कहीं उसमें शेर बना दिया, तो कहीं पर उसमें जो है बैल बना दिया, इस तरह इसके मोहरे में ही है, इस तरह के, तो इसे बोलते हैं मोहरे। तो ऐसे जो है ऐसे जो है हड़प्पा काल में बहुत सारे मोहरे, मतलब मोहरों का जो है, मोहरे का जो है बहुत अच्छा खासा प्रचलन रहा होगा। मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से मिला हुआ है, लोथल से भी कई मोहरे मिले हुए हैं, इस तरह से। अब उसी के बारे में पूछ रहा है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मृन पट्टिका। मृन पट्टिका मतलब जो वही मिट्टी की, मृन मतलब क्या होता है, मिट्टी, पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता। सींग युक्त देवता मतलब क्या है भाई, एक पालथी मार करके बैठा हुआ है ऐसे योगी की मुद्रा में, मतलब जैसे योग करते हैं ऐसा बोल के योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, और ऐसे दो सिंग भी उनको उनको दो सिंग बना हुआ है, और उसके आसपास में कुछ जानवर वानवर भी भटक रहे हैं, और वो ठीक है, और वो एक प्रकार से क्या है, बिल्कुल पालथी मार के बैठा हुआ, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल महायोगी है, योगी है। इसका मतलब ये बता रहा है कि हड़प्पा काल में जो योग का परंपरा था, योग का प्रचलन हुआ करता था, कई जो मूर्ति मिली है उसको अलग अलग योग के आसन का मिला हुआ है। अब उसी देवता के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई कौन देवता है, तो भाई योगी मतलब कौन, ये तो बहुत सामान्य, भारत में अगर पूछेंगे तो बच्चों को पता होगा भाई योगी मतलब, महायोगी मतलब कौन, वही जो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि अवघट टाइप का है, कोई कहते हैं कोई नहाते वहाते नहीं है, अब कोई कहते हैं कि नहीं वो तो जटाशंकर ऐसा इस तरह से करके, तो उसमें क्या है, भगवान शिव उनका आदि रूप, मतलब कौन, पशुपति, इसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है कहां से सिंह युक्त देवता, मतलब किसकी बात हो रही है, वो उसमें जो है, जो पशुपति, जो भगवान शिव जिनको मानते हैं, शिव के पशुपति कहते हैं, पशुपति, पशुपति की पूजा करते हैं एक्चुअल में ये। तो वो सिंह युक्त देवता की मुहर, मतलब उसकी उसकी बात हो रही है, जो मैंने योगी वाला बताया उसी का ये। तो ये कहां से मिला है, उनकी बात पूछ रहे। तो ये मिला हुआ है एक्चुअल में, ये मिला है मोहनजोदड़ो, ये मिला है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो एक्चुअल में जो है, ये एक्चुअल में 1853 के आसपास में, 1853 में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है, एक बहुत बहुत कह सकते हैं बड़ा महत्वपूर्ण जो है एक पुरातत्व शास्त्री हुआ करते थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, 1853 में उनको मिला हुआ था वो मुहर मोहनजोदड़ो में ये, ठीक है। और उसमें जो है, उसमें जो है ऐसे योगी के बारे में है,
इसमें जो है काफी सारी चीजें जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। हालांकि मोहनजोदड़ो एक्चुअल में अभी वर्तमान में कहाँ पर, पाकिस्तान में जो है, जो जो सिंध नदी है उसके किनारे है। और जैसे कि यहाँ पर और स्थल दे रखा है बनावली, तो बनावली एक्चुअल में जो है, ये एक्चुअल में जो है हरियाणा में है। ठीक है, वो स्थल वहां भी हड़प्पाई स्थल है। लोथल जानते हैं कि बंदरगाह नगर था हड़प्पा में से, गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुतकोतड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये गुजरात में हुआ करता था सुतकोतड़ा, यहाँ पर घोड़े के अस्थि पंजर मिला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों स्थल। जिसमें बताया बनावाली कहाँ पर है, हरियाणा में है। उसमें हल में हल का टेराकोटा मिला हुआ है एक। और वैसे मोहनजोदड़ो से तो काफी सारा चीज मिला है, विशाल स्नानागार मिला हुआ है, अन्नागार मिला हुआ है, वो पुजारी का एक बड़ा सा मूर्ति मिला हुआ है, दाढ़ी वाले पुजारी का। तो ये सब मिला है। लोथल में जो अग्निकुंड मिला हुआ है, और उसमें बंदरगाह था, जानते हैं, उसमें पोर्ट था हमारा ये उस समय का। सूत का गैंडोर क्या, जैसे बताया मैंने, इसमें क्या मिल गया, वो घोड़े के अस्थि पंजर मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो उत्तर क्या होगा हमारा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इस प्रश्न है, सिंधु घाटी की निवासियों की सभ्यता को जानने के लिए निम्नलिखित में से मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है, किसकी बात कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का। अब देखो, जानने के लिए किसी भी सभ्यता को या किसी भी पुरानी इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में दो बेसिक सोर्स होता है। या तो जो है वो पुरातात्विक हो सकता है, या फिर वहां कोई साहित्यिक हो सकता है। साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब क्या हो भाई, पुराने कोई अवशेष है। पुराने कोई अवशेष का मतलब कोई मुद्रा भी हो सकता है, घरेलू उपयोग की कोई वस्तुएं भी हो सकता है, कोई पुराना उनका कोई टीला बच गया है, उनका भवन बन था, अब वो खंडहर हो गया, टीले के रूप में बस रह गया है, वहां भी हो सकता है। उनके कोई पुराने आभूषण मिल गए हमें, ठीक है, उस समय कोई उपयोग करने वाले उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो मिल गया, उनके कुछ मुद्रा सिक्के वगैरह मिल गया, या फिर जो भी चीज उसमें आभूषण मिल गया उनका, तो वहां भी तो हो सकता है ना। ये उनके पुराने उन पुरातात्विक अवशेष, उनके घर मिल गए कुछ पुराने खंडहर, जो भी जिस प्रकार से रूप में हो, तो क्या है वो पुरातात्विक अवशेष। वैसे क्या है, साहित्यिक। अब उस समय के लोगों ने या उसके बाद के कुछ समय के लोगों ने उसके बारे में लिखा, उससे भी तो जानकारी मिल सकती है ना उनके बारे में। मगर दुर्भाग्य से ये स्थिति है कि हड़प्पा के बारे में कम से कम, हड़प्पा के बारे में समस्या है कि उनके पास, उनके हड़प्पा के बारे में बहुत अधिक हमें जानकारी नहीं है। क्यों? एक तो उनकी लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं हमने। अब उस तरफ जो है, उधर कर्नाटक में, जो तमिलनाडु क्षेत्र में जो है, उधर साउथ के जो कुछ कुछ राज्यों में, उसमें क्या है, उसको पढ़ने वालों के लिए उसने इनाम भी घोषित कर रखा है, तो भी जो हड़प्पा वाले की लिपि है उनको पढ़ेगा उनको इनाम मिलेगा बहुत बड़ा मात्रा में। ये उसी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जानने का स्रोत मुख्य रूप से क्या भाई, मंदिर। हड़प्पा काल में तो कोई मंदिर हुआ ही नहीं करता था, मंदिर की परंपरा तो बहुत बाद में आए हैं। लिपि, लिपि मिला है, मगर दुर्भाग्य से हड़प्पा लिपि को अभी तक हम पढ़े ही नहीं है। वो भाव चित्रात्मक लिपि है, वो हर एक चित्र एक भाव उत्पन्न करता है ऐसा कहते हैं, मगर एग्जैक्टली आज तक उनको पढ़े नहीं गए हैं। बर्तन, जेवर, हथियार ये सब तो मिले हैं, औजार में कुछ खास नहीं, शांतिप्रिय था ऐसा कहते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है उनकी मोहरे, क्योंकि बहुत अधिक मोहरे मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से मोहरे मिले हुए हैं, हड़प्पा से मिला हुआ है, लोथल से मिला हुआ है, उसमें आमरी से मिला हुआ है, कोटडीजी से मिला हुआ है, कालीबंगा से मिला हुआ है, रंगपुर से मिला हुआ, सिक्का गैंडोर से मिला हुआ है मोहरे। मोहरे बहुत बड़ी मात्रा में मिला हुआ है। इस मोहरे से हम जानते हैं कि हड़प्पा लोग किस तरह के जो है व्यापार वाणिज्य, उनकी जीवन शैली कैसा हुआ करता था। तो हड़प्पा के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने का बहुत बेसिक सोर्स वो क्या है, मोहरे उनकी। उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? जैसे मैंने बताया कि मोहरे, जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर ऐसे ये अगर मान लो ऐसा गोलाकार बना दिया, और इसी में मैंने चलो उसमें एक हाथी बना दिया, एक एक हाथी बना दिया इसमें, ऐसे इस प्रकार से मैंने हाथी बना दिया इस प्रकार से, ये तो क्या है, और यहाँ पर कुछ लिख दिया। ऐसे भी मोहरे प्राप्त हुए हैं। किसी में बैल बना हुआ है, किसी में बैल बना है, और किसी में पालथी मार करके बैठा हुआ योगी, इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं मोहरे। और ये जो मोहरे के बारे में मिला है, तो इसमें कह रहे हैं कि भाई किसका चित्र नहीं मिलता है, ये उसकी बात पूछ रहा है। तो बैल का तो बताया मैंने, बैल का तो मिला हुआ है, वो अली कनिंघम को मिला हुआ था, एक तो कलिंगन को मिला हुआ था, एक तो हाथी, हाथी भी मिला हुआ है, ये इसके भी हाथी के भी मोहरे मिले हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें भेड़ के भी चित्र बने हुए हैं, भेड़ के भी चित्र, मोहरे में भेड़ के चित्र उत्कीर्ण है, साथ में गेंडे के भी चित्र उत्कीर्ण है, मछली वाला भी उत्कीर्ण है उसमें, बस। और उसमें बाघ का भी उत्कीर्ण है। हाँ, घोड़े के कहीं पर उसमें चित्र नहीं मिला हुआ है,
घोड़े का। हालांकि घोड़े की अस्थि पंजर जो है वो सुतका गंडोर से मिला है। घोड़े के अस्थि पंजर जो है उनके अवशेष सुतका गंडोर जो गुजरात में है वहां से हमें मिला हुआ है, हड़प्पाई स्थल जो सुतका गंडेर से। मगर यहाँ जो घोड़े में हमें कोई स्पेसिफिक मोहरे में उनका साक्ष्य मिला हो ऐसा नहीं है। हो सकता है घोड़े का जो है हड़प्पा काल में उतना अधिक प्रचलन में नहीं रहा हो, इंपॉर्टेंट वहां कोई पशु नहीं रहा हो, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि घोड़े का महत्व जो है आगे जब वैदिक काल आया है तो वैदिक आर्यों के लिए, चूंकि वो रथ में चलते थे ना, उनके घोड़े घुड़सवारी करते थे, मगर इनके बारे में जो है हड़प्पा के बारे में घोड़े हो सकते हैं इनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा हो, क्योंकि इनका अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है। इसलिए हो सकता है बैल, बैल को उसने बहुत इंपॉर्टेंट महत्व दिया है। बैलों को उसमें टेराकोटा मिला हुआ है कई बड़ी मात्रा में, साथ में इनके मोहरों में क्या है? बैल भी मिलते हैं ये, इस तरह से ये। तो उत्तर क्या हुआ? सी। घोड़े के बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं जानते हैं ये। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति प्राप्त मोहरों व टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? देखो ये मैंने दोबारा रिपीट कर दी है इसमें, मतलब हाथ पर बल बदल गया है ये। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान रखना। देखो एक तो घोड़े के प्रचलन नहीं था, इस बात को समझना है, और घोड़े के साथ साथ ये गाय को भी उतना अधिक महत्व नहीं देते थे ये। गायों को कहीं पर चित्र को आज तक उनको भी ऐसे कोई मोहरे नहीं मिली हुई है हड़प्पा काल में जिनमें मोहरों में जो है गाय के चित्र उत्कीर्ण हो। बाघ का मिला हुआ है, हाथी का मिला है, गैंडे का मिला है, बैल का मिला है, जैसे बताया मैंने, बैल का मिला है, भेड़ का उसमें चित्र उत्कीर्ण है, मगर हाँ गाय का कहीं पर ऐसे चित्र उत्कीर्ण नहीं है। गाय का कहीं पर चित्र उत्कीर्ण नहीं है, इसलिए क्या उत्तर हमारा होगा डी, गाय, इसका चित्र उत्कीर्ण नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता की बात हो रही है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार, स्नानागार का मतलब एक प्रकार से क्या है? एक बड़ा सा तालाब मान के चलिए, एक बड़ा तालाब। वो कहाँ से प्राप्त हुआ ऐसे कह रहे हैं। देखो हड़प्पाई स्थल में जो कई स्थल है, सबसे पहले क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा से बहुत सारी चीज मिली हुई है। हड़प्पा में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वहां पर एक मृण मूर्ति, मतलब मिट्टी का एक छोटा सा टेराकोटा मिला हुआ है, जिसमें जिनको कहते हैं मातृ देवी का, उनके गर्भ से एक पौधे को उगता हुआ दिखाया हुआ है। इसीलिए जैसे कहते हैं कि वहां जो है मातृ देवी की पूजा करते रहे होंगे। ये हड़प्पा से मिला हुआ है। हड़प्पा से कई मूरी मिली हुई है। वैसे इसमें धौलावीरा एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है गुजरात में। हड़प्पा रावी नदी किनारे एक्चुअल में पाकिस्तान में वर्तमान में। और वैसे धौलावीरा जो कह रहा हूं मैं, वो इस तरफ गुजरात में जो कच्छ वाला क्षेत्र है वहां पर, कच्छ वाला क्षेत्र वहां पर क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा बोलते हैं सफेद कुआं कहते हैं। वहां पर 3 तालाब बनाया गया था हड़प्पा काल में। पानी की आवश्यकता वहां पर हो सकता है पूरी नहीं होती रही होगी, इसलिए बड़े बड़े 3 तालाब बनाए थे बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से, और बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर। उसी में जब वो धौलावीरा में जो है एक बड़ा सा क्या है उसमें ऐसा एक जो है प्रवेश द्वार मिला है जिसमें 10 अक्षर में कुछ लिखा हुआ है। वहां पर धौलावीरा की बात कर रहा हूँ। ऐसे मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो से इसमें कई मूरे मिली हुई है। वह मोहनजोदड़ो में क्या है? एक विशाल विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब क्या है? बड़ा सा तालाब मिला है। विशाल जो है उसमें अन्नागार, मतलब अन्न उसमें अनाज रखने के लिए बड़ा सा मिला हुआ है। वैसे इसमें क्या है? एक फ्रेंच कट दाढ़ी वाले पुजारी, पुरोहित कहते हैं, कोई पुजारी कह देते हैं, मगर एक बड़ा सा एक क्या है? पत्थर की एक मूर्ति मिली हुई है। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? मोहनजोदड़ो का। सुतकोटड़ा जैसे बताया मैंने, अस्थि पंजर मिले हैं घोड़े के वहां पर ये। वैसे ही जो है कालीबंगा में जो है खेती बाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। लोथल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये उसी की तरह के पूछ रहे हैं। तो भाई कह रहे हैं कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महान स्नानागार प्राप्त हुए हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है। कालीबंगा जो है ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी किनारे है पाकिस्तान में वर्तमान में। और कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में जो है वहां पर एक नदी है, छोटी नदी है, पहले सरस्वती नदी वहां पर हुआ करते थे ऐसा कहते हैं, मगर वहां पर एक छोटी नदी है, हाकरा, घग्घर हाकरा नदी, घाघरा, घग्घर हाकरा नदी कहते हैं, कालीबंगा के पास में। कालीबंगा वहां पर इसी कालीबंगा से काली रंग के चूड़ियां भी मिले हैं हड़प्पा काल की है। लोथल जानते हैं ये इधर गुजरात में जो है एक बंदरगाह नगर हुआ करता था हड़प्पा काल में, और यहाँ से अग्निपुर वगैरह साक्ष्य और बहुत सारे और भी कई मिले मिले हुए में मनके बनाने के फैक्ट्री यहाँ पर लोथल में हुआ करता था। मनके मतलब आभूषण एक प्रकार से कह सकते हैं। बनावली जो है ये हरियाणा में, और बनावली से जो है उसमें हल्का टेराकोटा, हल्का टेराकोटा, टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी के उसमें मिट्टी के जो है मिट्टी को, जैसे गिली मिट्टी को थोड़ा सा खिलौने से बना बना दिए,
हल बना दिए, हल मतलब नांगर की बात कर रहा हूं मैं। तो वैसे छोटा सा जो है टेराकोटा मिला हुआ है, पकी हुई मिट्टी के, टेराकोटा। तो कहाँ से? ये बनावाली से। अब बनावाली कहाँ पर? हरियाणा में। तो ये मोहनजोदड़ो उत्तर सही आया। ये महा स्नानकारा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हिंदू सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या महत्वपूर्ण विशेषता? अब यहाँ पर तीन बातें दे रखा है, लास्ट तीन में से कोई नहीं है। पहले देख ले, पूजा स्थल, भाई यहाँ पर कोई पूजा स्थल की बात ही नहीं है। इसके चूंकि पूजा करते थे कि नहीं करते थे, किसकी पूजा करते थे, बहुत कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी आज तक पढ़ी नहीं है। तो वो सोचते क्या थे, ईश्वर के बारे में क्या विचार था, कोई स्पष्टता नहीं है। मगर हाँ, उसमें मातृ देवी की मिला हुआ है, वो योगी के मुद्रा मिला हुआ, योगी के मुहर मिले हुए हैं, योगी जैसे चित्र उत्कीर्ण हुआ, तो सब मान लेते हैं कि पशुपति की पूजा करते थे एक पुरुष देवता के रूप में, मातृ देवी की पूजा करते थे देवी के रूप में। ठीक है, वृक्ष पूजा भी चलता था, नाग पूजा भी चलता था, इसमें पीपल का भी पूजा करते थे, ये भी चलता था, लिंग पूजा भी के प्रचलन हुआ करता था। तो मगर हाँ, कोई पूजा स्थल बना है मंदिर जैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। दूसरा, असली मेहराब, भाई मेहराब तो बहुत बात की है संरचना, ये तो उसमें है ही नहीं है। मेहराब तो बहुत बात की संरचना है ना। मेसोपोटामिया में ठीक है, मंदिर जैसा कुछ है, वहां पर जिगुरात बोलते हैं मंदिर में, जैसे वहां पर तब समकालीन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था, वहां पर मंदिर जैसे कुछ संरचना हुआ करती थी, जो बोलते हैं जिगुरात। इसलिए बोलते हैं कुछ मोहनजोदड़ो में बड़ा सा टीला मिला है, उसको बोलते हैं मंदिर था उस समय, जिगुरात हुआ करता, मगर एक्चुअली में वैसा नहीं है। तो ये कोई मेहराब भी नहीं है। इनमें से अब बचा किसमें? सी ऑप्शन को, पक्की ईंट की बनी इमारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे बड़ी खासियत था उनका, पक्की ईंट। एक्चुअल में बड़े बड़े जो नगर के, जैसे हड़प्पा, बहुत बड़ी मात्रा में जितने भी उसमें अलग अलग उसमें जो उसके अवशेष मिले हैं उनके भवनों के, उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। वैसे मोहनजोदड़ो में भी बड़ी मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। वैसे लोथल में भी जो है बड़ी मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और भी कई इसमें से। ठीक है, तो मगर हाँ, इसमें जैसे कालीबंगा है, तो कालीबंगा जो है, जो राजस्थान में घग्गर हकरा नदी किनारे बताया मैंने, जहां पर काले रंग की चूड़ियां जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, वहां पर जो है उसमें कुछ कच्ची मीटों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। मगर हाँ, हड़प्पा की मुख्य विशेषता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या था इसमें, कि पकी हुई ईंट का प्रयोग करना, कि यही बहुत बड़ी खासियत। इसके समकालीन जो है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हुआ करता था, वो इतनी अधिक मात्रा में ना तो अर्बनाइज्ड था, नगरीकृत भी नहीं था, और उतनी अधिक मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग भी वो नहीं करते थे। ये तरह है हमारा सी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के प्रमुख नगरों के भवनों का विन्यास किस प्रकार का होता था? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये फिर जो सिंधु घाटी जो है संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति जो है, ये नगरीकृत था, नगर थे। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुद्रो है, लोथल है, कालीबंगा है, कुर्दिजी है, आमरी है, और कई इसमें से है। ये सब क्या है? बड़े नगर। नगर किस प्रकार से? बड़े आयताकार प्रकार से है, ऐसे ही है। सड़कें भी बहुत लंबे चौड़े, 10-10 फीट, 10-10 मीटर जो है उनके चौड़ाई, सड़की जो सड़कें बनी हुई है। सड़कें जो है ऐसे है कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक ग्रिड जैसा है, ग्रिड पद्धति। इस प्रकार से क्या हुआ, ऐसे ऐसे बने होते थे, ऐसे ऐसे। अब इसमें छोटे छोटे भवन, यहाँ पर भवन, यहाँ पर भवन, ऐसे ऐसे करके ये इस तरह से ये, तो ये एक्चुअली क्या है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया, मगर हाँ ग्रिड बनता था एक्चुअल में, ग्रिड पद्धति कहते हैं एक्चुअल में इनको। ग्रिड पद्धति का मतलब ये है कि जैसे कि ये अगर भवन बन गया इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है ऐसे इस तरह से, ऐसे इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ भवन ऐसे ऐसे कर दिए इस तरह से ये। और ये हो गया मुख्य सड़क इनका, और उसमें नालियां भी होता करता था। ये क्या है, रेखी नहीं था, वृत्ताकार भी नहीं था, कैसा था, ग्रिड नुमा। शतरंज की जो जैसा उनका खेलने का जो उसका तरीका होता है, खाने खाने बने होते हैं, उसी तरह की बात कर रहा है ये। इस तरह की संरचना हुआ करता सिंधु घाटी सभ्यता में। उत्तर क्या आएगा हमारा? सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मातृ देवी जैसे बताया मैंने, उसमें मिट्टी का जैसे मिला हुआ है, तो उसमें कहाँ से मिला है हमें? ये मिला है हमें जो है हड़प्पा से मिला हुआ है। हड़प्पा, हड़प्पा था मैंने कि यहाँ पर में रावी नदी किनारे है। आमरी जो है, ये एक्चुअल में आमरी जो है, एक आमरी सोथी संस्कृति जो है, एक्चुअल में जो है ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, ये मतलब राजस्थान के थोड़ा पाकिस्तान में जाते हैं तो वहां पर एक आमरी जगह हुआ है, अब वहां मिलता है ये मगर इसमें वो नहीं मिला है। लोथल जानते हैं गुजरात में, लोथल जानते हैं गुजरात में, लोथल जानते हैं गुजरात में, यहाँ पर जो है उसमें महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर हुआ करता था। और ये साथ में इसमें जो है अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं, मनके बनाना फैक्ट्री यहाँ पर हुआ करता था। लोथल जानते हैं, ये गुजरात में है,
कच्छ की खाड़ी में है। और लोथल में वहां पर 3 तालाब मैंने बताया उसमें मिला हुआ है, सफेद कुआं भी कहते हैं उनको। यहाँ पर जो है वैसे नगर दुर्ग मतलब उसमें प्रवेश द्वार जिस पर 10 अक्षर में कुछ हड़प्पाई लिपि में लिखा हुआ है, ये सब मिला हुआ है। तो उत्तर क्या होगा हमारा? हड़प्पा। कहाँ मिला है? यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की निम्नलिखित में से किस स्थल से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुआ है? बताया कि फ्रेंच कट दाढ़ी। और देखो उस समय भी मतलब कब से, अब से कितने साल पहले, 2500 तो ये भी हो गया उस तरह के, फिर वैसे 2500 मान के चलिए, 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। और 5000 साल पहले भी फ्रेंच कट दाढ़ी चलन में हुआ करता था। उसकी वैसे मूर्ति मिली हुई है पत्थर वाले। ये किस स्थल से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? ये जो मिला हुआ है ये गलत हो गया ऐसा लग रहा है। चलो मैं एक को हटा के यहाँ पर जो है इसमें मैं मोहनजोदड़ो करता हूँ। मैं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो इसमें आना चाहिए था, क्योंकि ये एक्चुअल में कहाँ से मिला है हमें? फ्रेंच कट जो दाढ़ी वाले जो है, दाढ़ी वाले पुजारी की जो मूर्ति मिला है हमें, वो मिला है हमें मोहनजोदड़ो से एक्चुअल में वो। ठीक है, और ये बताया मैंने हड़प्पा और लोथल धौरे जो पहले बता चुका हूँ, बेसिक बेसिक बात है ये। तो मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिला हुआ है, प्लस वो पुजारी की जो मूर्ति है वो भी हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से यज्ञ वेदी, मतलब वही अग्निकुंड की बात कर रहा है, फायर आल्टर मिले हुए हैं? अब देखो कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो और क्या है? लाखीगढ़ी है। देखो ये मुख्य रूप से जो अग्निकुंड कह रहे हैं, एक्चुअली इनको बोलते हैं अग्निकुंड। अग्निकुंड उसी को यज्ञ विधि करके जो है अच्छे शब्दों में कहा गया है। तो ये एक्चुअल में 2 जगहों पर से मिले हैं हड़प्पाई स्थलों में से। एक तो मिला है लोथल से मिला हुआ है, और एक मिला हुआ इसमें कालीबंगा। और कालीबंगा मतलब कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? कालीबंगा मतलब कहाँ पर? राजस्थान में घग्घर हाकरा नदी उसके किनारे मिला है। काले रंग की चूड़ियां मिले हुए हैं, जिते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए, कहाँ पर किए? कालीबंगा। तो ये ध्यान रखना है, कालीबंगा समय क्या मिला है? एक अग्निकुंड मिला हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। हड़प्पा बताया मैंने, उसमें जो है मात्र मिनी मूर्ति मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो दाढ़ी मिला हुआ, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है। राखी गढ़ी, ये राखी गढ़ी जो है, ये जो है इस तरफ राखी गढ़ी जो है ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, मतलब हरियाणा वाला दोनों बीच के क्षेत्र में हुआ करता था ये राखी गढ़ी। यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से उत्तर क्या है हमारा? कालीबंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की मुहरें बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र हुआ था? सीप, सीप की वस्तुएं बनाने के लिए। सीप जानते हैं, सीप मतलब जैसे कि उसमें सामान्य छत्तीसगढ़ी भाषा में सीप सुतई भी कह देते हैं उनको, या फिर शंख, जैसे वो भी सीप ही बेसिकली है। शंख जो है जो अलग अलग बनते हैं उसमें से, ये उसी के बारे में पूछ रहे थे। तो इनमें से कौन से स्थल था कि सीप की वस्तुएं बनते थे? देखो लोथल बताया मैंने, बहुत फेमस है, बंदरगाह है। मगर हाँ यहीं पर लोथल में जो है उसमें मनके बनाने का फैक्ट्री हुआ करता था। मनके एक प्रकार से आभूषण था गले का, ये बनाए जाते थे। उनके मन के बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर? लोथल में और चौधड़ो में, वहां पर कारखाना था ऐसा मान के चलिए। ठीक है, और वैसे कोटदीजी जो है ये तो जो है इधर पाकिस्तान में एक स्थल था, वहां भी कई साक्ष्य मिले हैं। आमरी जो है वो इस तरह पाकिस्तान में स्थल था, हड़प्पाई स्थल है आमरी जो है पाकिस्तान में, कोटदीजी पाकिस्तान में। बालाकोट जानते हैं, बालाकोट, अभी बालाकोट एयर स्ट्राइक भी जानते हैं, तो वहां हड़प्पाई स्थल है एक्चुअल में। और यहीं पर जो है इसी बालाकोट में जो है ये सीप बनाने की वस्तुएं हुआ करते थे। मतलब वहां सीप की वस्तुएं बनाने के लिए उसमें कह सकते हैं एक विशिष्ट केंद्र हुआ करता था। कौन सा? बालाकोट। उत्तर क्या होगा हमारा? बालाकोट। ये ध्यान रखने, सीप से अलग अलग वस्तु बनाने का जो केंद्र हुआ करता था वो कहाँ था? बालाकोट में। और जिसमें मैंने बताया कि मुहरे बनाने वाला फैक्ट्रिया, मुहरे बनाने वाले कारखाने, मनके बनाने वाला कहाँ पर? लोथल में प्लस चौहुदड़ो में। चौहुदड़ो इस तरफ जो है रावी नदी की तरफ, रावी नहीं, मोहनजोदड़ो की तरफ में हुआ करता था। एक तरफ मोहनजोदड़ो थे हिंदू किनारे, और एक तरफ चौहुदड़ो हुआ करता था इस तरह से। यहाँ उत्तर क्या है हमारा? बालाकोट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल मनके बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था? देखो यहाँ मनके बनाने वाला आ गया, तो मनके बनाने में बता चुका हूं मैं। इसमें क्या है? लोथल बताया मैंने अभी, लोथल में, और प्लस लोथल प्लस कौन सा? चहुदड़ो। चहुदड़ो, ये
सिंधु नदी किनारे हुआ करता था समुद्रों। बालाकोट में जैसे बताया सीप की वस्तुएं बनाए जाते हैं इसमें। ठीक है, कोटडीजी तो पाकिस्तान में था इधर, और आमरी पाकिस्तान में इसमें से। तो ये हो गया अगला। अब इसमें क्या है, उत्तर है डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर बांधों की श्रृंखला बनाकर और बांधों की श्रृंखला बनाकर और जुड़े हुए जलाशयों में जल मोड़कर जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए सुविदित है? मतलब उसी की बात पूरे हड़प्पा में कौन सा स्थल की बात कर रहा है। अब हड़प्पा में कौन सा भाई ऐसा जो है 3 तालाब वाला जगह, 3 तालाब के साक्ष्य मिले जहां पर तालाब बनाए हैं, पानी इसमें डालने की व्यवस्था है, पानी बाहर ज्यादा होगा तो निकालने की व्यवस्था है, ऐसा कहां पर किया गया है? ऐसा किया गया है धौलावीरा में। इनको सफेद कुआं भी कहते हैं, इनको सफेद कुआं भी कहते हैं, सफेद कुआं। यही पर बताया मैंने, उसमें जो है एक प्रवेश द्वार मिला हुआ 10 अक्षर में कुछ लिखा हुआ है, यही की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो ये उत्तर आया हमारा डी। अब राखी गढ़ी है, ये बताया मैंने हरियाणा वाला क्षेत्र है, उधर हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और ये जो राजस्थान वाला जो दोनों बेल्ट बीच का एरिया है, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, ये सब हड़प्पाई स्थल है। तो उत्तर क्या है हमारा डी। अगला, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अब प्रश्न पूछा है कोटडीजी हड़प्पाई स्थल इस सभ्यता के निम्नलिखित में किस एक प्रमुख नगर की स्थल के निकट है? कोटडीजी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है एक्चुअल में। कोटडीजी इसको ऐसा कर देखेंगे तो, ऐसा कर देखें तो यहाँ पर अगर चलो सिंधु नदी अगर मान लो है ये, तो यहाँ पर सिंधु, तो यहाँ पर क्या है मोहनजोदड़ो यहीं पर है, मोहनजोदड़ो यहीं पर है। और इसके थोड़ा इस तरफ पर आएंगे तब मिलता है कोटडीजी, कोटडीजी ये मिलता है। ये तो कहां पर, ये मोहनजोदड़ो के बिल्कुल पास में है, मोहनजोदड़ो के बिल्कुल पास में। उसी की बात पूछ रहा है कि भाई कोटडीजी जो है किस प्रमुख स्थल के पास में था, तो किसके स्थल में है? मोहनजोदड़ो। आएगा उत्तर बी। देखो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो किसमें, सिंधु नदी के किनारे है, और लोथल इस तरफ एक भोगवा नदी करके वहां पर है, उसके किनारे। कालीबंग बता घग्घर हाकरा नदी करके है, उसके किनारे राजस्थान में। ये गुजरात में लोथल, इनमें अग्निकुंड के साक्ष्य वगैरह, बंदरगाह नगर। उत्तर क्या है हमारा बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? पूजा करना मतलब कौन सा हुआ, जैसे बताया मैंने इसमें उनके मोहरे में क्या मिलता है भाई, पशुपति की मूर्ति मिलती है, उनका चित्र उत्कीर्ण है, हम ये कह सकते हैं मोहरे में। तो ये जो जानकारी हुआ ना, अब ज्यादा कहेंगे तो मीन मूर्ति जो हड़प्पा से मिली हुई है मातृ देवी की, उनकी कह सकते हैं। हाँ, लिंग पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, जल पूजा करते थे, ये सब मिलते हैं ये। मगर हाँ, उसमें कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं है, कोई ब्रह्मा ब्रह्मा की पूजा नहीं है, कोई विष्णु भगवान की पूजा नहीं है, कोई इंद्र और वरुण की पूजा नहीं है। तो सब क्या है, इंद्र और वरुण, इंद्र और वरुण तो जो है वैदिक वाला है ना, और ये ब्रह्मा क्या है उत्तर वैदिक वाला है, और ये विष्णु तो बहुत बाद में देवता बने, ऐसा मान के चलिए। हालांकि वैदिक में थे मगर उतने तवज्जो नहीं दिया जाता था इनको। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, सिंधु घाटी में लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति नाथ की पूजा करते थे, ऐसा मान के चलिए। हालांकि इसमें नाग की पूजा है, इसमें वृक्ष की पूजा है, केले की पूजा, पीपल की पूजा, ये सब हुआ करता था उस टाइम पे। ये लिंग पूजा फिर प्रचलन, लिंग पूजा मिले हुए हैं एक्चुअली साक्ष्य में। सर क्या है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक संस्कृति की स्थल? देखो अभी मैं इसमें थोड़ा वन लाइन क्वेश्चन में, हड़प्पा से पहले पाषाणिक स्थल था कुछ, उसके बाद हड़प्पा वाला स्थल लिया, और उसके बाद फिर कहां पहुंच गया मैं, ताम्र पाषाणिक। अब ताम्र पाषाणिक का मतलब क्या हुआ भाई, इसमें जो उनके उप संस्कृति का जो आधार है उसमें दो चीजें का है, एक तांबा भी है और साथ में क्या है इसमें पत्थर। इसके बेसिस पर जो संस्कृति का विकास हुआ उसी ही कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति। मतलब इस समय तांबे और पत्थर का प्रयोग करना शुरू किया। तो एक प्रकार से क्या है, अभी वर्तमान में तांबे को महत्व क्यों देते हैं? तांबे से बना हुआ लोटा, गिलास, थाली, हर चीज को महत्व देते हैं। पूजा पाठ होगा तो कहते हैं तांबे की पानी में, तांबे की लोटा में पानी लेके आ जाओ, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तांबा जो है सबसे पहला धातु है जिसका मानव ने प्रयोग किया है, इसीलिए आज भी उनको हम महत्व देते हैं इस तरह से। तो इसमें पूछ रहे हैं कि भाई ताम्र सांस्कृतिक स्थल है, पूछ रहा है स्थल नहीं है इसको ऐसा कहा जाए तो नहीं है, पढ़ना है एक्चुअल में, नहीं है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है? देखो इसमें आहार दे रखे, जैसे कि आहार, आहार एक्चुअल में जो है राजस्थान में जो है वो एक जगह का नाम है, और उसके आसपास में और भी कई बस्तियां हुआ करता था, और उसके बेसिस पर उसमें प्रमुख स्थल हुए आहार। इसके बेसिस पर कहते हैं उनको आहार संस्कृति, जो बड़ी मात्रा में जो है तांबे का प्रयोग करते थे। तो इसी ये उनको बोलते हैं आहार संस्कृति। तो ये एक्चुअली में तांबे के प्रयोग करने वाली संस्कृति है।
वो तांबे प्लस पत्थर दोनों का प्रयोग करते थे, इसलिए बोलते हैं आहार संस्कृति। और यहाँ पर बनास भी है, वही राजस्थान में, राजस्थान के आसपास क्षेत्र बात कर रहा हूँ मैं। आहार भी है, राजा उसमें बनास भी है, वहीं पर राजा वहीं पर गिलूद भी है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ताम्रपाषाणी संस्कृति है। आहार हो गया, बनास हो गया, उसमें बनास हो गया, गिलूद हो गया, गिलूद, गिलूद। उसके बाद फिर इसी क्रम में और आगे बढ़ जाएंगे इसमें, जैसे जोरवे, जोरवे भी क्या है? जोरवे भी क्या है? ताम्रपाषाणी संस्कृति है। जोरवे हो गया, कायथा हो गया, जोरवे, कायथा, एरन, ये भी एक ताम्रपाषाणी संस्कृति है। उसमें वैसे ही फिर इसमें जो है वैसे इसमें जो है जोरवे हो गया, मालवा संस्कृति था उसमें, आहार संस्कृति है, बनास संस्कृति है, एरन संस्कृति है। ये सब क्या है? बेसिकली सब क्या है? जोरवे संस्कृति है। ये सब के सब क्या है? ताम्रपाषाणी संस्कृति है, तांबे और पत्थर का प्रयोग करने वाले लोगों की संस्कृति है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? आहार भी है, जोरवे भी है, कायथा भी है, बनास भी है, एरन भी है, और ये सब जितने बताया मैंने, गिलूद भी है, मालवा भी है, ये सब क्या है? ताम्रपाषाणी संस्कृति की स्थल है ये तो उत्तर हो गया, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये। अब अगला प्रश्न जो है इसमें थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब मैं एक प्रश्न बस और ले रहा हूं, उसके बाद फिर इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगला सेशन जब करूंगे, इसमें बहुत सारे प्रश्न और भी है, उनकी बात कर लेंगे। अब देखो अगला प्रश्न, अब प्रश्न को लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब थोड़ा लॉजिकल सोचना है। देखो, हड़प्पा संस्कृति इस महाद्वीप में पहली बार, इस महाद्वीप मतलब किस महाद्वीप? भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं। पहली बार शहरों के उदय का साक्षी बना, ये बिल्कुल सही है। देखो, भारत में पहली बार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार जो नगर बने हैं वो इसी हड़प्पा काल में बने हुए हैं। इसके बाद भी अगर उसके पहले तो कोई नगर नहीं था ना। नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक बस्तियां हुआ करते थे, वही बस्ती धीरे क्या बन गया? नगर बन गया, विकसित होते होते ही। मगर उसके बाद जानते हैं कि वहां लगभग नगर क्या हो गया? पतन हो गया। और उसके बाद वैदिक लोग जब आए यहाँ पर, या वैदिक लोग जब यहाँ पर आए, तो एक पास तो ग्रामीण बस्ती है ना, पशुपालक है, भी उन्नत खेती भी नहीं करते हैं वो। क्योंकि हड़प्पा वाले क्या है? उन्नत कृषि है, व्यापार है, अच्छी खासी उनकी तरक्की है, सड़कें 10-10 मीटर सड़कें बनाए हैं, पक्की ईंटों का बहुत ठीक ठाक प्रयोग करते हैं, अच्छी तकनीक है, बड़ा बड़ा जहाज बनाकर विदेश से व्यापार करते हैं। ये तो क्या है? बड़े शहर के सेक्शन से। हड़प्पा संस्कृति में पहली बार दाई से बाई लिखे जाने वाली लिपि, दाई से देखो, दाई से बाई लिखे जाने लिपि, जिनको बोलते हैं हड़प्पा लिपि, उनका उपयोग किया गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उस समय जो लिपि था उनका, जैसे सामान्य ऐसी लिपि लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इधर से इधर जाते हैं, मगर ये क्या करते थे? इधर से ऐसे, ऐसे आते थे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह का ये लिपि का, दाई से बाई लिपि। अभी हम लोग देवनागरी में क्या करते हैं? इस तरफ कैसे लिखते हैं हम लोग? टमाटर हम कैसे लिखते हैं? ये ऐसे लिखना शुरू करते हैं एक तरफ, और यहां से मतलब बाएं से क्या है? दाएं जाते हैं, बाएं दाएं से बाएं ही लिखते रहते हैं एक्चुअल में हम, इसी क्रम में ये। मगर ये उसके जैसे अपोजिट कह सकते हैं, उल्टा कह सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरी ऑप्शन में, तीसरी स्टेटमेंट, हड़प्पा संस्कृति में मूर्ति कला के माध्यम के रूप में पत्थर का सबसे पहले ज्ञात उपयोग किया जाता था। ये बिल्कुल सही है। जैसे बताया मैंने, वो फ्रेंच कटवाई दाढ़ी का एक पुरोहित का मूर्ति मिल गया, जो कोई पुजारी कह देते हैं, तो मिला है हमें, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे लास्टली, अब तीनों सही, तो उत्तर हमारा आएगा डी। हड़प्पा संस्कृति में मूर्ति कला के माध्यम के रूप में लोहे का पहला ज्ञात उपयोग किया गया है। भाई, लोहे का तो प्रयोग की बात ही नहीं है, ये तो कांस्य युगीन है ना। लोहे का तो उपयोग बहुत बाद में हुआ है, 1100 BC के आसपास हुआ है। उत्तर क्या हो गया? यही आया, यही सही नहीं है। प्रश्न पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है। अब एक प्रश्न बस छोटा सा और ले लेता हूं मैं, एक प्रश्न छोटा सा और ले रहा हूं मैं, छोटा सा नहीं है, थोड़ा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, क्योंकि बताया कि आगे इसमें क्वेश्चन की जो है जो स्तर है वो बढ़ेगा, इस तरह से है। अब प्रश्न ये है आपके साथ में, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 3 स्थल दे रखे हैं, ये सब हड़प्पाई स्थल जैसे कुछ है, फिर कुछ पुराने पुरातात्विक स्थल है। चलो, सभी हड़प्पाई ऐसा नहीं है, पुरातात्विक स्थल है पुराना है इसमें। बुर्ज होम, देखो ये बुर्ज होम के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐतिहासिक स्थान और ख्याति कारण, मतलब किस लिए विख्यात उनकी बात कर रहे हैं। बुर्ज होम, ये बुर्ज होम एक्चुअल में जो है जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। बुर्ज होम, बुर्ज होम बेसिकली जो है समझो कि एक प्रकार से क्या है, ये पसानिक स्थल था, बेसिकली एक पुरातात्विक केंद्र है, पूरा पाषाणी के मतलब पाषाण काल की स्थल हुआ करते थे बुर्जहोम। अब बुर्जहोम में वहीं पर क्या है? गर्तवास मिला हुआ है। गर्तवास का मतलब क्या होता है कि उसमें जमीन के नीचे घर बनाया हुआ है रहने के लिए, ऐसा मान के चलिए। यहाँ पर कोई शैलकृत देव मंदिर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है।
अब इसको मिलान करना है कौन सा सम्मिलित है पूछ रहा है, तो ये एक नंबर तो गलत हो गया। अब एक नंबर गलत हुआ मतलब ए नहीं आने वाला है, बी भी नहीं आने वाले, अब इसमें बच गया सी और डी। देखो चंद्र केतुगढ़, अब हो सकता है आप लोग इसका नाम सुने भी नहीं होंगे, अगर सुनना सुनना जरूरी भी है, एग्जाम में आ भी सकता है। देखो चंद्र केतुगढ़ एक्चुअल में पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो 34 परगना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन पुरातात्विक केंद्र है ये। बहुत पुराना पुराना वहां पर केंद्र था, पुरातन मतलब कह सकते हैं एक उसमें आदि मानव के साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे मान के चलिए। मतलब बहुत पुराना जो है पुरातात्विक केंद्र मिले, कई अवशेष मिले हैं पुरातन वहां पर। और वहां पर क्या मिला विशेष रूप से, टेराकोटा मिला हुआ है। देखो टेराकोटा टेराकोटा कला मिलता है। टेराकोटा कला का मतलब होता है, टेराकोटा का मतलब होता है भाई मिट्टी से हमने जो है कुछ खिलौने बना लिए, उनको आग में तपा दिया तो क्या बन गया, टेराकोटा। बचपन में जैसे टेराकोटा बनाते थे खिलौने में, उसी की बात कह रहे हैं ये। तो क्या टेराकोटा मिला हुआ है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। गणेश्वर, ये गणेश्वर एक्चुअल में वैसे एक पुरातात्विक केंद्र है, बहुत पुरातन पुरातन अवशेष मिला हुआ है, कहां पर, राजस्थान में। और यहाँ से जो है ताम्र कृतियां मिली हुई है, मतलब ये ताम्र प्रसारणिक स्थल हुआ करते थे ये। तो गणेश्वर कहां पर ध्यान रखना है, ताम्र प्रसारणिक स्थल मिले है कहां पर, राजस्थान में है। चंद्र केतुगढ़ कहां पर है, पश्चिम बंगाल में मिला है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। और वहां पर टेराकोटा की जो है मूर्ति मिली हुई है, मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली हुई है। बुर्ज हो, ये बुर्ज गुम्ब है एक्चुअल में क्या है, ये पाषाण स्थल है, ये मतलब पाषाण काल की स्थल है। और यहाँ पर जो है गर्तवास, मतलब उसमें जमीन की उसमें मिला हुआ है बुर्ज होम में। यहीं पर जो है मानव के साथ में उनको कुत्ते को दफनाया हुआ मिला हुआ है, कहां पर, बुर्ज होम में। यहाँ पर कोई शैलकित देव मंदिर था ऐसा नहीं है। तो एक गलत है और दो और तीन बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, सिंधु बस खत्म कर रहा हूं, सिंधु सभ्यता को मैं इसमें एक दो प्रश्न लेकर के। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की स्थापत्य कला संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमारे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसके नगर 2 भागों में विभाजित था, ऊंचे गढ़ दुर्ग हुआ करते थे, और निचला जो है नगर, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट, ए इसमें आने वाला है, मतलब बी इसमें नहीं आने वाला है, और डी भी इसमें नहीं। अब इसके बाद इसके नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, ये बिल्कुल सही बात है। जानते हैं ग्रिड, आयताकार ग्रिड भवन विन्यास जो है उसमें आयताकार ग्रिड, उसमें सड़कें एक दूसरे समकोण पर काटते थे, ये बात बिल्कुल सही है। इनकी सड़कें एक दूसरे समकोण पर काटती है, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, अच्छा 3 स्टेटमेंट हो गया, तो इसमें 1 2 और 3, तीनों को सही मान लेते हैं, ऐसा मान के चलिए, क्योंकि 3 स्टेटमेंट है और यहाँ कुछ ऑप्शन गलत हो गया है, तो ऐसा मान के चलिए इसमें तीनों स्टेटमेंट सही आया। तो उत्तर क्या होगा हमारा, सी। अगला प्रश्न, यहाँ भी सिंधु घाटी से संबंधित है, कुछ कुछ ले रहा हूं मैं इसमें। इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ प्रमुखतः लौकिक सभ्यता था, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लौकिक मतलब इसी दुनिया को महत्व देने वाले, तथा उसमें धार्मिक तत्व था, ये बिल्कुल सही है, उपस्थित था, मगर वर्चस्व नहीं था उनका, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। किसी परलोक वरलोक के बारे में हमें क्या सोचते थे अभी तो जानकारी है ही नहीं है, मगर हाँ जितना हमें अवशेष प्राप्त हुआ है उससे ये अनुमान लगाए इतिहासकारों ने कि हाँ ये मुख्यतः इसी जीवन को महत्व देते थे, इसी लोक को महत्व देते थे। धार्मिक था, मगर परलोक पर विश्वास के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। ये पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी नगर योजना में इनको भवनों में पक्की ईंट का प्रयोग होता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद फिर जो है इसमें 1 2 प्रश्न और होंगे हड़प्पा के, बस लास्ट लिस्ट में। इसमें जो है निम्नलिखित के संबंध में विचार कीजिए। स्टेटाइट की मोहरें, स्टेटाइट मतलब जो है एक चलखड़ी मान के चलिए उनको, मिट्टी का, तो उसके मोहरे ये तो मिला हुआ है, इसके भी विचार कीजिए। कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक विशिष्ट कलाकृति है। ठीक है, तो मोहरे तो बड़ी मात्रा में मिला हुआ है जानते हैं, तो एक उसमें आने वाला है, मतलब इसमें ये नहीं आने वाला है। मानकीकृत अनुपात में ईंटें, पक्की हुई ईंट मिले हुए हैं, और वो अलग 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 संरचना में, मतलब कह सकते हैं कि उसमें जो सबका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये, कि हाँ इसी साइज का बनना है ईंट को भी, जैसे वर्तमान में अगर देखें तो स्टैंडर्ड साइज होता है उसी तरह का। तो मानकीकृत ईंट अनुपात की ईंट, ये बिल्कुल सही है भाई। कोई सोने की चूड़ियां नहीं मिली हुई है, कांच की चूड़ियां मिली है बना कालीबंगा से, मगर सोने की चूड़ियां नहीं मिली हुई है। चांदी का कोई थूकदान नहीं मिला हुआ, ये दोनों गलत बात है। 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, बी। तो उसके बाद फिर जो है अगला प्रश्न इसमें, ये भी हड़प्पा से संबंधित है, मेरे ख्याल से लास्ट प्रश्न है ये। जो है हड़प्पा संस्कृति की नगर स्थापत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दुर्ग के नगर थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। चारों तरफ से नगर को दुर्ग से घेर दिया गया था। ठीक है, दूसरा क्या है, भवन जाल की तरह विन्यस्त थे। भवन जाल की तरह विन्यस्त क्या है, भवन ऐसे बनाए जाते थे इस प्रकार से, बिल्कुल ग्रिड नुमा कह सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे।
इस तरह का ये ऐसा संरचना बनाया, तो ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट, एक सड़कें एक दूसरे समकोण पर बनाते हुए काटती थी और अनेक खंडों में विभाजित थी, बिल्कुल सही बात कह रहा है। इसमें मतलब यह कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो उत्तर आएगा हमारा सी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है ये एक्चुअल में जो है, अब यहां से हम जो है इसमें वैदिक के बात की बात करेंगे। इसमें अब यहाँ हड़प्पा के बाद फिर अगला जब सेगमेंट लेंगे इसमें, वहां होगा हमारा वैदिक का। तो इस तरह से आज पहले सेशन में हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया संस्कृति में किस किस तरह से प्रश्न आए, तो मैंने इसमें पाषाण काल से लेकर इसमें हड़प्पा यहाँ तक कवर किया हूं मैंने। अब अगला सेशन जब करेंगे इसमें हम लोग, जब अगला सेशन कवर करेंगे तो अलग सेशन में समझो हम इसमें जो वैदिक है, और वैदिक में फिर कुछ में कुछ साहित्यिक ग्रंथ को भी लेंगे, और मुख्यतः उसमें वैदिक के बाद फिर उसमें बौद्ध और जैन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये तो हुआ भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति में हमारा पहला लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।